हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज CS पायल पोपली एंड जैसे कि आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं CUET की और हम इसमें बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं जिसमें हम 4-5 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में जिस चैप्टर के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है स्टाफिंग। पूरा का पूरा स्टाफिंग चैप्टर एक गो में बहुत ही क्रिस्प में मैं यहाँ पे कवर करने वाली हूँ। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू कि स्टाफिंग चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक CUET में इंक्लूड किए गए हैं वो आपके लिए जानना जरूरी है। ओके, सो स्टाफिंग चैप्टर से जो टॉपिक्स पिक किए गए हैं CUET के लिए वो है मीनिंग, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब, उसकी ज़रूरत और उसका इंपॉर्टेंस। स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ HRM, इसमें थोड़ा बहुत HRM और स्टाफिंग का डिफरेंस भी पढ़ने को मिलेगा अपन को। फिर आएगा स्टाफिंग प्रोसेस के स्टेप्स, जो कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ प्रोसेस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके स्टेप्स तो बहुत अच्छे से पढ़ने चाहिए। देन देर इज रिक्रूटमेंट, उसका मीनिंग और सोर्सेज। देन देर इज सिलेक्शन, मीनिंग एंड प्रोसेस। फिर है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इसका मीनिंग, नीड, मेथड्स, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। जो ट्रेनिंग के डिफरेंट मेथड्स होते हैं ना, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, वो सारे भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हम हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज व्हाट इज स्टाफिंग। अब इसके लिए लेंगे हम बहुत बेहतरीन सा एक एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल आज मैं लूंगी भोपाल का। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि भोपाल में हमारे राष्ट्रपति साहब आ रहे हैं, मतलब आज ही आने वाले हैं। पता नहीं तुम लोग वीडियो कब देखोगे, लेकिन वो आज आ रहे हैं। सो ये हैं हमारे प्रेसिडेंट सर। देख रहे हो भोपाल कितना तरक्की कर चुका है, प्रेसिडेंट सर आ रहे हैं भोपाल में, बताओ जरा। चलो, सो प्रेसिडेंट सर ने सोचा चलो भोपाल चलते हैं, क्योंकि भोपाल का मैग्नेट ब्रेन्स चैनल बहुत अच्छा परफॉर्म करे, तो उनको थोड़ा सा वो करके आते हैं अपन। तो बढ़िया, हम कहाँ आ गए? भोपाल आ गए। मतलब हम क्या, प्रेसिडेंट सर आ गए। अब हुआ ये कि प्रेसिडेंट सर की गाड़ी चलाने के लिए हमें चाहिए था बहुत ही बढ़िया सा एक ड्राइवर। ऑब्वियसली भैया इनके साथ अपन रिस्क नहीं ले सकते ना, इनको तो हमें बढ़िया सा ही ड्राइवर देना पड़ेगा जो बहुत सही गाड़ी चलाए, है ना, और सारी चीज़ों को देखते हुए, थोड़ा सा प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी उन सब का ध्यान रखते हुए। सो हमें प्रेसिडेंट सर की गाड़ी चलाने के लिए चाहिए था एक ड्राइवर। ओके, एंड एट द सेम टाइम प्रेसिडेंट सर को पसंद थे भोपाल के पोहा जलेबी। जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं कि भोपाल का फेवरेट नाश्ता, मतलब भोपालियों का फेवरेट नाश्ता और भोपाल का जो बेस्ट नाश्ता सर्व किया जाता है वो होता है पोहा जलेबी। ठीक है, इंदौर का भी सेम ही है, आधे से ज़्यादा MP का सेम ही है। तो प्रेसिडेंट सर ने बोला क्योंकि मैं भोपाल जा रहा हूँ तो मैं तो पोहा जलेबी खा के ही आऊँगा। सो अब हमें ढूंढना था वो मतलब बंदा जो कि पोहा जलेबी सबसे बेस्ट बनाता होगा। क्या समझे? प्रेसिडेंट सर आ रहे हैं भोपाल, एक तो इनके लिए बढ़िया सा ड्राइवर ढूंढना है जो कि इनकी गाड़ी बहुत ही बढ़िया तरीके से चलाए, सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए इनको प्रोटेक्ट करे, और दूसरा हमें पोहे जलेबी जो बढ़िया बनाता होगा, बेस्ट बनाता होगा, उस इंसान को ढूंढना था। अब ये जो ढूंढने वाली प्रथा है, ये जो आउट ऑफ एवरीबडी जो भी पोहा जलेबी बना रहे हैं उसमें से वो बेस्ट वन ढूंढ के लाना, ताकि हम प्रेसिडेंट सर को बेस्ट पोहा जलेबी खिला सके, और इतने सारे ड्राइवर्स में से वो बेस्ट ड्राइवर ढूंढ के आना जो गाड़ी अच्छे से चला सके प्रेसिडेंट सर की। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड स्टाफिंग। ना सिर्फ इतना, बल्कि एट द सेम टाइम सही समय पे पोहा जलेबी बनाने वाला इंसान और ड्राइवर ढूंढ के आना इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्टाफिंग। मतलब यूं नहीं होना चाहिए कि प्रेसिडेंट सर मतलब आज आ रहे हैं और हमें पोहा जलेबी बनाने वाला मिल रहा है 1 हफ्ते बाद, या हमें ड्राइवर मिल रहा है 2 दिन बाद। फिर क्या मतलब होगा? हमें चाहिए कब? अब चाहिए, आज चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंट सर आज आ रहे हैं। सो स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? सारी भीड़ में से एक वो सही इंसान पिक करना जो आपके काम को सही तरीके से कर सकता होगा, और वो भी सही समय पे उसे ढूंढना और सही प्लेस पे सही टाइम पे बिठाना इज कॉल्ड स्टाफिंग। सो अगर हम पोहा जलेबी वाला आज की डेट में ढूंढ लेते हैं और उसे पोहा जलेबी बनवा लेते हैं सही समय पे, जब प्रेसिडेंट सर का खाने का टाइम होगा, तो हम बोलेंगे कि हमने स्टाफिंग अच्छे से करी है।
अगर हम ढंग का ड्राइवर ढूंढ लेते हैं ताकि एयरपोर्ट से आते हुए, या वो तो प्राइवेट जेट से आएंगे आई गेस है ना, तो उनको जहाँ पे भी हेलीपैड वेलीपैड उनका बना होगा वहाँ से लेके आना यहाँ पे, और सही बंदा हमें मिल जाता है और वही अच्छे से लेके आता है, तो ये क्या कहलाया जाएगा कि हमने स्टाफिंग ढंग से की है। तो स्टाफिंग का मतलब क्या हुआ, सही इंसान को भीड़ में से ढूंढना और उसको सही पोजीशन पे, सही टाइम पे, सही प्लेस पे बिठाना। ठीक है, सो वापस आ जाते हैं। सही 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 बहुत बार यूज किया और वही उसकी बेस्ट डेफिनेशन भी है। It says staffing consists of manpower planning, recruitment, selection, training, compensation, promotion and maintenance of managerial personnel. Staffing involves finding the right person for the right job, having the right qualification, doing the right job at the right time. मतलब सही इंसान, right person, right job के लिए right qualifications के साथ और right time पे अगर हम बिठा देते हैं उस particular काम के लिए, तो वो कहलाया जाता है staffing. The right people can help you take your business to the top and the wrong people can break your business. बहुत सिंपल सी बात बोली हुई है कि भैया सही इंसान को अगर तुम हायर कर लेते हो तो तुम्हारे बिजनेस को ऊंचाइयों तक चढ़ा सकता है, और अगर वही तुमने गलत इंसान को चुन लिया वही तुम्हारे बिजनेस को नीचे गिरा सकता है। अब सोचो, वापस से यहीं आ जाओ। अमे याद है ना तुम्हें, हर चैप्टर में मैं तुम्हें अमे का एग्जाम्पल दे रही हूँ। ऐसा मानो गलती से इन लोगों को अमे मिल गया है पोहा जलेबी बनाने के लिए। याद है ना, अमे ने बेकरी शुरू करी थी पिछले वाले चैप्टर में, उससे पहले अमे कबाड़ी वाला बना था, उससे पहले अमे मिठाई वाला बनना चाहता था, लेकिन कोई भी बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाया था क्योंकि उसको कुछ आता नहीं था करना। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने अमे को जैक लगा के, मतलब अमे ने जैक लगा के पोहा जलेबी वाली पोजीशन ले ली। अब आता तो उसे कुछ था नहीं बनाने के लिए, ठीक है, और तुमने उसे हायर कर लिया। अब उसने पोहा जलेबी जो बनाया प्रेसिडेंट सर ने खाते ही थूक दिया। अब सोचो वो इंसान इतनी सारी ख्वाहिशें लेके आया होगा, मतलब प्रेसिडेंट सर हमारे इतनी सारी ख्वाहिशें लेके आए होंगे कि पोहा खाऊंगा, जलेबी खाऊंगा, मस्त अपना मुंह करारा करारा कर लूंगा, और उनको खाने के बाद थूकना पड़ा, तो वो कैसा इंप्रेशन लेके जाएंगे? क्या उसके बाद वो लाइफ में कभी पोहा जलेबी खाना पसंद करेंगे? यूजुअली क्या होता है, हम कोई चीज़ बहुत मन से ऑर्डर करते हैं और वो बहुत ही बेकार आ जाती है, तो नेक्स्ट टाइम हमारा वो खाने का मन नहीं होता ना, मतलब हमारा यूँ होता है कि यार अब नहीं खाएंगे ये। जैसे भोपाल में देयर इज़ दिस मिलन रेस्टोरेंट, ठीक है, मिलन की ना क्लब सैंडविचेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे, बहुत ज़्यादा ही पसंद थे। वेन एवर आई यूज टू ऑर्डर फ्रॉम मिलन आई यूज टू ऑर्डर दैट क्लब सैंडविच ओनली। एक बार उन्होंने इतना तेल लगा के दिया, मतलब ब्रेड ऐसे लग रहे थे जैसे तेल के अंदर बिल्कुल ऐसे डिप करके दे दी हूँ। उसके बाद मेरा कभी मन ही नहीं हुआ क्लब सैंडविच खाने का, कभी नहीं हुआ। यही होता है यूजुअली। तो प्रेसिडेंट सर भी ऐसे गंदी वो लेके गए होंगे यादाश्त पोहा जलेबी की, और ऊपर से तुमने ड्राइवर जो हायर किया वो भी अमे के द्वारा ही रेकमेंडेड था, वो भी पागल निकला, उसने 2 बार गाड़ी ठोक दी। अब क्या हुआ, तुम्हारी स्टाफिंग ढंग से ना होने के कारण प्रेसिडेंट सर इतनी बैड मेमोरीज लेके अपने साथ गए कि उन्होंने दोबारा भोपाल आने का सोचा ही नहीं। ही सेड बस अब नहीं जाऊंगा, अब मेरी जितना टेन्योर बचा है ना उसमें मैं भोपाल तो कतई नहीं जाऊंगा। वैसे आते भी नहीं है इतने इतने सालों तक प्रेसिडेंट लोग किसी भी जगह, बट देन ये तो और बैड मेमोरीज लेके गए तो इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। सो अगर आप अपने बिजनेस में स्टाफिंग ढंग से नहीं करते हैं तो वो आपके बिजनेस को कहीं ना कहीं डुबा भी सकती है, आपके बिजनेस का नाम भी खराब कर सकते हैं, आपके बिजनेस को लॉस मेकिंग बिजनेस भी बना सकती है। ठीक है, सो स्टाफिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। अब इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो एक एक पॉइंट पढ़ लो। फाइंडिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल, मतलब स्टाफिंग में हमने क्या सोचा, हमने ये सोचा सही इंसान ढूंढ के लाना है। आउट ऑफ एवरीबडी हमें वो इंसान पिक करना है जो कि बेस्ट है अपने काम करने में। तो भैया कॉम्पिटेंट पर्सनल तो हम ढूंढ के ला ही रहे हैं। सेकेंड है इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। अब मुझे एक बात बताओ, जो इंसान पोहा जलेबी बनाने में प्रो होगा, बेस्ट होगा, वो क्या कोई वेस्टेज करेगा? नहीं करेगा भैया, उसका रोज का काम है, वो तो आराम से बना लेगा और अच्छा ही बना लेगा। तो मतलब उसने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली इस्तेमाल किया है, उसने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करा है। तो इससे क्या होगा, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी आएगी। फिर है ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब भाई देखो, अगर सही इंसान को तुम सही पोजीशन पे बिठाओगे, हर एक पोजीशन सही सही इंसान से भरी हुई है, तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, ऐसे सिनेरियो में तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा, क्योंकि हर एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, हर एक इंसान अपना काम करने में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, हर एक इंसान ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहा है रिसोर्सेज की। तो अल्टीमेटली योर ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू ग्रो। देन है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज।
यहाँ पे अभी तक हमने बात करी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अदर रिसोर्सेज, ठीक है, जो भी रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन में लग रहे होंगे। लेकिन अगर हम बात करें ह्यूमन रिसोर्स की, मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, मुझे बिजनेस स्टडीज पढ़ाना आता है, अच्छे से आता है। अब आप मेरे स्किल्स का इस्तेमाल करके मुझसे बिजनेस स्टडीज पढ़ा रहे हो, तो दैट मीन्स आपने मेरे मतलब मी एज अ रिसोर्स, आई एम ऑल्सो अ रिसोर्स ना। ह्यूमन रिसोर्स भी तो होता है, इंसान जब रिसोर्स मतलब कुछ प्रोडक्टिव करता है तो उसे रिसोर्स बोल दिया जाता है। तो आपने मेरा एज अ ह्यूमन रिसोर्स बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया, तो मेरा ह्यूमन रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हुआ, क्योंकि मुझे वो काम करने को दिया गया जिसमें मैं करने में प्रो थी, एंड एट द सेम टाइम मैंने उसे बेस्ट तरीके से करा विदाउट एनी टाइम वेस्टेज और समथिंग। जॉब सेटिस्फैक्शन, अब मुझे वही काम मिलेगा जो करने में मैं प्रो हूँ, एंड एट द सेम टाइम मतलब यू नो लाइक ऑर्गेनाइजेशन ने भी मुझे पिक किया है उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए। तो इससे क्या होगा, मेरे अंदर जॉब सेटिस्फैक्शन आएगी ना कि यार ये तो वो काम था जो मेरे को करने में बड़ा मज़ा आता था, मुझे वही काम मिल गया, अब मैं खुशी से वो काम करूँगी, क्रिब करके नहीं करूँगी, ठीक है। सो ये हैं 5 इंपॉर्टेंस हमारे किसके, स्टाफिंग के। अब हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और स्टाफिंग के बारे में। इसमें मैं ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं दूंगी क्योंकि मैं इसके डिफरेंसेस ऑलरेडी बहुत बार आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। यहाँ मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगी कि ये वर्ड पढ़ो। ये वर्ड क्या है? ये वर्ड है मैनेजमेंट, राइट। तुमने मैनेजमेंट फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस पढ़े थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, पढ़ा था। अब मुझे बताओ मैनेजमेंट ज्यादा बड़ा होगा या इसका एक फंक्शन ज्यादा बड़ा होगा? अगर मैं बोलूं स्टाफिंग वर्सेस मैनेजमेंट, मुझे ये बताओ, और मैनेजमेंट किस से मिलके बनता है? इनसे मिलके बनता है। अब मुझे स्टाफिंग वर्सेस मैनेजमेंट बताओ कौन सी चीज ज्यादा बड़ी होगी? ऑब्वियसली तुम्हारा आंसर भी वही होगा, मैनेजमेंट होगा, अगर तुम्हारे पास कॉमन सेंस है तो। अगर तुम्हारा आंसर डिफरेंट है तो देख लो भैया, थोड़ा सा ध्यान दो। स्टाफिंग एक फंक्शन है मैनेजमेंट का, और उसको अगर हम कंपेयर करें पूरे मैनेजमेंट से जो कि बहुत सारे फंक्शंस को मिला के बनती है, तो इसमें क्या हुआ, मैनेजमेंट बड़ी कॉन्सेप्ट होगी, मैनेजमेंट का स्कोप ज्यादा होगा, स्टाफिंग का स्कोप कम होगा। तो स्टाफिंग काइंड ऑफ एक पार्ट होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्टाफिंग के अलावा और भी बहुत सारे फंक्शन करती है, उसमें प्लानिंग भी आती है, ऑर्गेनाइजिंग भी आती है, स्टाफिंग भी आती है, डायरेक्टिंग भी आती है, कंट्रोलिंग भी आती है, सब आता है। ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट होंगे वो सारे के सारे कवर होंगे हमारे HRM में। लेकिन ऑन द अदर साइड स्टाफिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ऑन द अदर साइड हमारा स्टाफिंग क्या है, एक नैरोअर कॉन्सेप्ट है, मतलब छोटी कॉन्सेप्ट है इन कंपैरिजन टू HRM। दोबारा से ध्यान देना, यहाँ पे बस आपको ये याद रखना है कि स्टाफिंग वर्सेस मैनेजमेंट कौन सी चीज बड़ी होगी? मैनेजमेंट बड़ी होगी, क्योंकि मैनेजमेंट में अपने आप में स्टाफिंग फंक्शन आता है और उसके अलावा और भी फंक्शंस आते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी अ बिगर कॉन्सेप्ट वेयर स्टाफिंग इज गोइंग टू बी अ नैरोअर कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो यही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। HRM में बहुत सारी चीज़ें आती है, स्टाफिंग में सिर्फ एक ही चीज़ आती है जो हमने पढ़ी है अभी तक, सही इंसान को सही पोजीशन पे सही टाइम पे ढूंढ के लाना। अब ये थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ देख लो HRM में जो आती हैं, ताकि आपको एक थोड़ा आइडिया मिल जाए कि स्टाफिंग के अलावा और क्या क्या आता है। सर्चिंग फॉर क्वालिफाइड पर्सन, दैट इज रिक्रूटमेंट, ये स्टाफिंग में भी होता है। एनालाइजिंग एंड कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट जॉब्स फॉर प्रिपेयरिंग जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर करने के लिए। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है? अगर मान लीजिए हमारे यहाँ पे वैकेंसी निकली है, अब उस वैकेंसी में क्या क्या काम होने वाले हैं, क्या क्या काम उस पर्टिकुलर वैकेंसी के रहते हैं, मतलब उस पर्टिकुलर वैकेंट सीट पे हम जिसको भी बुलाना चाहते हैं वो एक्चुअली क्या क्या काम करने वाला है, वो हम जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं कि भैया देखो, अगर तुम इस पर्टिकुलर सीट के लिए अप्लाई कर रहे हो, इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो, यू नीड टू रिमेंबर यू मस्ट हैव ऑल दीज थिंग्स इन यू, या फिर आपको ये काम करने पड़ेंगे, यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। वो चीज़ हम जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं, ठीक है। देन देयर इज डेवलपिंग कॉम्पनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान्स। आपको कॉम्पनसेशन डेवलप करना पड़ेगा, मतलब कौन सी पोस्ट पे आप कितना पैसा देना चाहते हो सामने वाले इंसान को। इंसेंटिव प्लान्स मतलब आप एक्स्ट्रा और कितना देना चाहते हो। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, आप एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का ध्यान रखते हैं इसमें। मेंटेनिंग लेबर रिलेशन एंड यूनियन मैनेजमेंट रिलेशनशिप, आप ये कोशिश करते हो कि जितने भी लोग आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं लेबर के रूप में, ट्रेड यूनियंस के रूप में, उन सब की भी सारी विशेष पूरी होती रहे।
हैंडलिंग ग्रीवियंसेस एंड कंप्लेंट्स, जितने भी कंप्लेंट्स आते हैं उन सबको हैंडल करना, प्रोवाइडिंग फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़ की सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर का भी ध्यान रखना, लाइक उनके बच्चों के लिए कुछ एक्स्ट्रा कर देना, कुछ ऐसा वैसा। डिफेंडिंग द कंपनी इन लॉ सूट्स एंड अवॉइडिंग लीगल कॉम्प्लिकेशंस, जो भी HR से रिलेटेड लीगल कॉम्प्लिकेशंस आती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर कोई लॉ सूट आपके अगेंस्ट लग जाता है तो उसको डिफेंड करना भी HRM का ही काम होता है, स्टाफिंग का काम नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी थी जो स्टाफिंग में नहीं होती बट HRM में मिलती है, दैट्स वाई HRM को हम ब्रॉड कॉन्सेप्ट बोलते हैं और स्टाफिंग को हम नैरो कॉन्सेप्ट बोलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग के बारे में। अब इसकी प्रोसेस ना हम ऐसे पढ़ते हैं, ये है पूरी प्रोसेस, इसको एक एक करके पढ़ते हैं, स्टार्टिंग विद दिस वन। ओके, सो फर्स्ट इसमें है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि काम कितना है, ठीक है, और हमारे पास ऑलरेडी लोग कितने हैं, एक्स्ट्रा और कितने लोग लगेंगे, या जो हैं वो ही एक्स्ट्रा हैं या ऑप्टिमली स्टाफ्ड हैं। तो वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे कवर हो जाती हैं। उसके बाद आप शुरू करते हैं, लाइक अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ पे अंडर स्टाफ्ड सिचुएशन है कि ज़रूरत ज़्यादा लोगों की है लेकिन कम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो आप फिर रिक्रूटमेंट के लिए जाते हैं कि आप लोगों को बोलते हैं हमारे यहाँ पे वैकेंसी है, आइए प्लीज़, ठीक है। तो यहाँ पे आप इन्फॉर्म करते हैं लोगों को अबाउट द वैकेंसी। उसके बाद आप वैकेंसी मतलब जितने भी लोग आते हैं उनमें से एक बंदे को सेलेक्ट करते हैं उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए जो आपके यहाँ पे वैकेंट थी, तो सिलेक्शन हो गया। फिर है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। अब जिस इंसान को आपने चूज किया है कि हाँ इसको ऑर्गेनाइजेशन में बिठाएंगे, उसको उसकी जगह पे बिठाना, उसकी पोजीशन उसको देना और बाकी लोगों से इंट्रोड्यूस करना, मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम समझाना, कब क्या दिक्कत हो तो किसके पास जाना है, बाकी सब लोगों को इसके बारे में बताना, इसे बाकी सब लोगों के बारे में बताना। तो ऐसे बेसिक इंट्रोडक्शन सारी यहाँ पे होते हैं। देन उसके बाद कभी ऐसा लगता है कि हाँ इसकी स्किल्स थोड़ी कम पड़ रही हैं या नई चीज़ें आ गई हैं जिसके बारे में इसको पता होना चाहिए, तो उसे ट्रेन करना। एंड देन परफॉर्मेंस अप्रेजल, मतलब बेसिकली उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना और जहाँ पे लगे कि हाँ इसको और बढ़िया काम दिया जा सकता है, ऐसा काम किया जा सकता है, वो सब करना। और फिर अगर लगता है कि बहुत बढ़िया काम कर रहा है तो उसे प्रमोशन देना, लाइक एक लेवल से दूसरे लेवल तक लेके जाना वर्टिकली। एंड देन कॉम्पेंसेशन, मतलब जिसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसकी पे स्केल भी तो होनी चाहिए। यूँ नहीं हो कि आप उसे काम बहुत ज़्यादा करा रहे हो पैसे बहुत कम दे रहे हो, या फिर आप उसे काम बहुत कम करा रहे हो पैसे बहुत ज़्यादा दे रहे हो। तो एक सेटिस्फैक्ट्री कॉम्पेंसेशन भी उसको मिलनी चाहिए, ठीक है। सो ये है पूरी प्रोसेस, एक एक करके पढ़ लेते हैं। एस्टिमेशन ऑफ रिक्वायर्ड मैन पावर में ये बोलते हैं दो चीज़ें होती हैं, वन इज वर्कलोड एनालिसिस, अनदर वन इज वर्कफोर्स एनालिसिस। अब इस पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा इसे, क्योंकि यहाँ से MCQ पे किए जा सकते हैं। वर्कलोड एनालिसिस में ये बोलते हैं असेसमेंट ऑफ नंबर एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस जॉब्स। जो हमारे यहाँ पे जॉब्स हैं उनको परफॉर्म करने के लिए कितने लोग लगेंगे और किस तरह के लोग लगेंगे वो आपको पता लगाना होगा। एंड रिवील द नंबर एंड टाइप्स अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑलरेडी कितने लोग हैं वो आपको पता लगाना होगा। कितने लोग चाहिए, कितने लोग हैं, दोनों को हम जब एनालाइज करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ पे क्या लोगों की कमी है, मतलब अंडर स्टाफिंग है, या हमारे यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं मतलब ओवर स्टाफिंग है, या हमारे यहाँ पे ऑप्टिमली स्टाफ्ड है मतलब जितने लोगों की रिक्वायरमेंट थी उतने ही लोग हैं। सो दिस इज द प्रोसेस, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये ऐसे वर्क करता है। देन उसके बाद सेकेंड है रिक्रूटमेंट, मतलब लोगों को बताना, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को बताना और उन्हें कन्विंस करना कि आइए यहाँ के लिए अप्लाई कीजिए। फिर है सिलेक्शन, मतलब सही इंसान को, प्रोस्पेक्टिव मतलब जितने भी लोग आए हैं उनमें से सही इंसान को चुनना। एंड देन उसके बाद सिलेक्शन में जैसे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस एंड दैट, ये सारा काम का नहीं है, ये सब अपन पढ़ चुके हैं। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन में आप उसे उसकी पोस्ट पे बिठाएंगे जिस भी इंसान को आपने सेलेक्ट किया है, और ओरिएंटेशन में आपको उसे इंट्रोड्यूस करना होगा बाकी सब स्टाफ से या फिर पूरे ऑर्गेनाइजेशन से। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में आप उसे ट्रेन करते हैं, उसकी नॉलेज और स्किल्स को अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं। डेवलपमेंट में आप उसकी पूरी लर्निंग और ग्रोथ पे फोकस करते हैं, मतलब ओवरऑल पर्सनालिटी पे वर्क करते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल में रेफर्स टू इवैल्यूएशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड्स, जो अपने स्टैंडर्ड्स बिल्ड किए हुए हैं उसके अगेंस्ट आप इंसान की परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हो, इवैल्यूएट करते हो कि कितना कहाँ स्टैंड कर रहा है। उसके बाद आप
यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, ये बोल रहे हैं स्टैंडर्ड्स आर इन्फॉर्म्ड टू एम्प्लॉयज़ वेल इन एडवांस, मतलब आप स्टैंडर्ड्स पहले से ही उनको बता के रखते हैं ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस उस तरीके से दे। जैसे आप टारगेट्स दे के रखते हो ना लोगों को कि भैया देखो दिस इज़ योर टारगेट, तुम्हें इसी के अकॉर्डिंग परफॉर्म करना है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड्स उनको पहले से ही पता होते हैं कि ये तुमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तुम कहाँ स्टैंड करोगे वो तुम देख लो, मतलब तुम अपनी परफॉर्मेंस को कोशिश करना स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही रखो ताकि तुम्हारा आगे का हर एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से चले। किसी भी इंसान की अगर स्टैंडर्ड से बिलो परफॉर्मेंस आएगी तो ऑब्वियसली वो इंसान को आप प्रमोशन वगैरह देने के बारे में नहीं सोचेंगे। तो इसलिए अगर किसी इंसान को अपनी खुद की तरक्की चाहिए तो उसे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होगा या फिर उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना होगा। प्रमोशन में आप उसे ऑब्वियसली ज़्यादा बेनिफिट्स देने की कोशिश करते हो और वर्टिकली अपलिफ्ट करवाते हो। नेक्स्ट है कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन बोले तो आपने जो काम किया है उसके बदले में आपको जो पैसा मिलेगा वो परफॉर्मेंस बेस्ड भी हो सकता है, टाइम बेस्ड भी हो सकता है। टाइम बेस्ड बोले तो 1 महीने के बाद आपको पेमेंट मिल रही है, 1 हफ्ते के बाद आपको पेमेंट मिल रही है। परफॉर्मेंस बेस्ड मतलब और हफ्ते और महीने के बेसिस पे मिल रही है, काम के बेसिस पे नहीं मिल रही है। आपने महीने में जितना मर्जी काम किया हो, हफ्ते में जितना मर्जी काम किया हो, आपको टाइम पीरियड पे आपकी क्या मिल जाएगी, कॉम्पेंसेशन मिल जाएगी। लेकिन ऑन द अदर साइड जब हम बात करते हैं हमारे परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रेजल उसकी कॉम्पेंसेशन की, तो उसमें क्या होता है कि आपने मान लीजिए 10 टी शर्ट्स बनाई हैं या 10 पेन बनाए हैं या 10 फैन बनाए हैं, तो आपको उसके बेसिस पे पैसे मिलेंगे। हर नई चीज़ पे, हर नया प्रोडक्ट बनाते ही आपको अलग पैसा मिलेगा। तो उसमें आपकी परफॉर्मेंस किस तरीके से चल रही है, आप कितने नंबर ऑफ पीसेस बना रहे हो, उस पर डिपेंड करता है आपको कॉम्पेंसेशन कितना मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद शुरू हो रहा है, मतलब अभी हम पढ़ रहे थे स्टाफिंग प्रोसेस। ठीक है, स्टाफिंग प्रोसेस हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। स्टाफिंग प्रोसेस में 2 चीज़ें आती हैं, एक रिक्रूटमेंट और एक सिलेक्शन। उनको आपस में ही, मतलब उनके अंदर भी बहुत सारी डिटेलिंग है जिसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ना शुरू करने वाले हैं। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या होता है? Recruitment is the process of searching for prospective candidates and convincing them to apply for the job vacancies. आपके ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी है, इस बात की इंफॉर्मेशन आपको लोगों को देनी पड़ेगी ताकि वो अप्लाई कर सके, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिक्रूटमेंट, कि लोगों को कन्विंस करना कि भैया हमारे यहाँ पे वैकेंसी है, आ जाइए, अप्लाई कीजिए। और इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं ये बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लेबर सप्लाई, असेसमेंट ऑफ देयर वैलिडिटी, चूजिंग मोस्ट सूटेबल सोर्स और सोर्सेज, इनवाइटिंग एप्लीकेशन फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर वैकेंसीज। आपको ये देखना होता है किस किस सोर्स से हम लोगों को बुला सकते हैं और कैसे हम वैलिडिटी चेक कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, सूटेबल सोर्स कैसे चूज कर सकते हैं आउट ऑफ ऑल द सोर्सेज अवेलेबल, एंड एट द सेम टाइम लोगों को कन्विंस करना, उन्हें बोलना कि भैया आओ हमारे यहाँ पे, तुम क्या करो, क्या मतलब इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए अप्लाई करो। अब रिक्रूटमेंट ना 2 तरह की होती है, एक होती है इंटरनल सोर्सेज और एक होती है एक्सटर्नल सोर्सेज। कैसे? अब भाई देखो, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में ही एक इंसान था जो थोड़ा बहुत काम कर रहा था, लेकिन वो काम मतलब बहुत लायक है, वो बहुत सारे काम कर सकता है। अब तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी हुई है, ठीक है, और तुम्हें पता है उस वैकेंसी पे ये इंसान आराम से बैठ सकता है। ये इंसान ऑलरेडी तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इंसान ऑलरेडी तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में और ये इस पर्टिकुलर काम को भी देख सकता है। सो ऐसे में इसको उठा के इस पर्टिकुलर काम पे बिठा देना, इंटरनल सोर्स से अपनी रिक्रूटमेंट कराना कहलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशन के बाहर नहीं जा रहे हो, आप ऑर्गेनाइजेशन के विद इन से ही लोगों को ढूंढ के कोई पोजीशन पे बिठा रहे हो। ऑन द अदर साइड एक्सटर्नल में आप ऑर्गेनाइजेशन के बाहर निकलते हो। जब आपको लगता है ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो इस वैकेंसी को फिल कर पाएगा, तो आप ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलते हैं। आप वहाँ बाहर निकल के लोगों को ढूंढते हैं और लोगों को ढूंढ के फिर आप एक रिस्पेक्टिव इंसान को मतलब पसंद करते हैं और नेक्स्ट जो प्रोसेस का स्टेप होता है सिलेक्शन, उसमें चूज करके और लेके आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो इंटरनल सोर्सेज मतलब ऑर्गेनाइजेशन के विद इन, एक्सटर्नल सोर्सेज मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर। चलिए नेक्स्ट है इंटरनल सोर्सेज में कौन कौन से सोर्सेज आते हैं। फर्स्ट है हमारा ट्रांसफर, मतलब मान लीजिए कोई इंसान डिपार्टमेंट 1 में काम कर रहा था, आपने इसको यहाँ से उठाया और डिपार्टमेंट 2 में ले गए। फर्स्ट से मैं बोलती हूँ, ये इंसान यहाँ पे हिंदी पढ़ा रहा था, ठीक है, और कौन सी क्लास की, 10th क्लास की। आपने इसको उठाया और इंग्लिश पढ़ाने पे लगा दिया, कौन सी क्लास की, 10th क्लास की। पहले हिंदी पढ़ा रहा था, अब इंग्लिश पढ़ाने लग गया, ठीक है, लेकिन दोनों क्या है, 10th क्लास की है। तो एक डिपार्टमेंट से उठा के दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दिया, इसको हम बोलते हैं क्या, ट्रांसफर। लेकिन जो दूसरा सोर्स होता है वो होता है प्रमोशन। इसमें हम क्या करते हैं, ये इंसान हिंदी पढ़ा रहा है 10th क्लास को, अब आपने इसको हिंदी पढ़ाने का मौका दिया लेकिन 12th क्लास को,
क्या समझे? पहले हिंदी पढ़ा रहा था 10th क्लास को, अब हिंदी पढ़ा रहा है 12th क्लास को, मतलब कहीं ना कहीं उसका क्लास का लेवल बढ़ गया। क्लास का लेवल बढ़ा तो इसको क्या बोलते हैं? प्रमोशन। इसमें आपकी वर्टिकल ग्रोथ होती है, मतलब आप ऊपर 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 जाने लग जाते हैं, ठीक है। ट्रांसफर में ऐसा होता है कि आपको एक पोजीशन से उठा के उसी सेम लेवल के पोजीशन पे दूसरी जगह बिठा दिया जाता है, ठीक है। तो वहां पे आपकी वर्टिकल वो नहीं होती, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है। ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफर में आपकी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है, वेयर एज प्रमोशन में आपकी वर्टिकल मूवमेंट होती है। अब बात करें एक्सटर्नल सोर्सेज की, तो इसमें फर्स्ट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर ही एक पेपर लगाते हैं कि भैया हमारे यहाँ पे ये वैकेंसी है, लोग बाग वहाँ से आके चेक करते हैं, अप्लाई करते हैं और सीधा आ जाते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू वगैरह देने के लिए। सो यहाँ पे कुछ नहीं है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन अपने नोटिस बोर्ड पर चिपका देगी ये वैकेंसी है, जिसको अप्लाई करना है आ जाओ, तो बस लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे और अप्लाई कर देंगे। फिर है कैजुअल कॉलर्स, मतलब पहले बहुत सारे लोग तुम्हारे यहाँ पे आए थे लेकिन तुम उस टाइम पे उन्हें नहीं रख पाए थे, लेकिन उनका सीवी तुम्हारे पास ज़रूर पड़ा हुआ था। अब वो सीवी तुमने एक डेटाबेस मेंटेन कर लिया था, उसमें सारे सीवी जोड़ के रख लेते। अब तुमने उसमें से निकाला, बोला हाँ ये इंसान सही रहेगा, उसको कॉल किया, वो आया और फिर उसने अप्लाई कर दिया इस पर्टिकुलर जॉब के लिए। सो इसको बोलते हैं कैजुअल कॉलर्स, मतलब बेसिकली ऐसे लोग जो आते हैं लेकिन उनका पहले वो नहीं होता, सिलेक्शन नहीं होता, या फिर आप उन्हें पहले अपॉइंट नहीं करते, उनके सीवीज आप अपने पास रख लेते हैं, उनका डेटाबेस मेंटेन कर लेते हैं, तो उसके बाद आप उनको कॉल कर करके बुलाते हैं कि आ जाइए हमारे यहाँ पे वैकेंसी निकली है। फिर है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट में बेसिकली आप एडवर्टाइज करते हैं न्यूज़पेपर के थ्रू या किसी भी मीडियम के थ्रू कि भैया हमारे यहाँ पे वैकेंसी निकली है, आप चाहो तो अप्लाई कर लो। पहले के ज़माने में मैक्सिमम जो वैकेंसीज फिल होती थी ना, वो इसी वे से होती थी कि न्यूज़पेपर में लोग बाग एड्स पढ़ते थे, उसमें जो भी एड्स निकली होती थी उसको एनसर्कल करके वहाँ पे पहुँचते थे, इंटरव्यू देते थे और अगर जॉब लगनी होती थी तो लग जाती थी। आजकल तो इसमें फालतू की एड्स आती हैं, मतलब आधे से ज़्यादा फेक एड्स होती हैं, लेकिन पहले के ज़माने में न्यूज़पेपर सबसे रिलायबल सोर्स था वैकेंसीज फिल करने के लिए। फिर आते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, मतलब गवर्नमेंट ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बना के रखती है जो कि मिडिल मैन का रोल निभाती है। वो वैकेंट पोजीशंस वाली जो कंपनीज होती हैं उनके साथ भी कांटेक्ट में रहती है, वो उन लोगों के साथ भी कांटेक्ट में रहती है जो अनएम्प्लॉयड होते हैं, और दोनों को मिलवाने का काम करती हैं। सो ये गवर्नमेंट द्वारा रन की जाती हैं। फिर आती हैं प्लेसमेंट एजेंसीज, जो कि प्राइवेट वो बॉडीज होती हैं, सेम काम करती है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस जैसा, बस ये प्राइवेट रहती हैं, गवर्नमेंट द्वारा ओन्ड नहीं रहती। अगैन ये भी मिडिल मैन ही बनती हैं। इनके पास भी डेटाबेस होता है, पता नहीं कितने सारे लोगों का, बहुत सारे लोग इनको अप्रोच करते हैं कि कहीं पे हमारे लायक कोई जॉब निकले तो प्लीज़ हमें बताना। तो ये ध्यान रखते हैं सब लोगों का, और जैसे ही जॉब निकलती है तो उन लोगों को इन्फॉर्म करते हैं कि जाके तुम अप्रोच कर लो। हाँ, इनका अगर आप पूछे फ़ायदा क्या होता है, क्या ये समाज सेवा करने के लिए बैठे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये यूजुअली या तो कंपनी से 1 महीने की सैलरी लेते हैं जो भी वो इंसान को ऑफर करने वाले होते हैं, या फिर वो उस इंसान से 50% ऑफ द सैलरी फॉर इनिशियल 2 मंथ्स, या फिर कई बार फुल 100% ऑफ द सैलरी फॉर इनिशियल 2 मंथ्स, ऐसा कुछ लेते हैं। फिर है कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट में बेसिकली क्या होता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास वैकेंसी होती है वो जाती है यूनिवर्सिटीज़ में, वो जाती हैं कॉलेजेस में जहाँ पे यंगस्टर्स पढ़ रहे होते हैं, उनका लास्ट सेमेस्टर चल रहा होता है। उन्हें बोलते हैं कि चलो बताइए तुम्हारी नॉलेज लेवल क्या है, चेक करते हैं क्या ये लायक है, क्या ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फिट बैठ पाएगा। तो ऐसे इंसानों को फिर चूज़ कर लेती है, और जैसे ही उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है, वो उस कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं। इससे क्या होता है, यंग ब्लड आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आता है जो अभी सीख के निकला है कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, और फट से आपकी ऑफिस को उसने ज्वाइन कर लिया है। फिर है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे आप क्या मांगते हैं, रिकमेंडेशन मांगते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, अब यहाँ पे किसी और पर्टिकुलर इंसान की ज़रूरत है जो मेरे शायद कनेक्शन में हो, तो मैम ने बोला मैम यहाँ पे वैकेंसी निकली है, आपका कोई जान पहचान वाला है, मैं बोलूँगी हाँ हाँ मेरी एक कज़न है, उसको लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बीइंग एन एम्प्लॉय आई एम गिविंग रिकमेंडेशन ऑफ समबडी एल्स हु विल बी कमिंग टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, हु विल बी वर्किंग फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, और उसका रिक्रूटमेंट होगा, मतलब वो अप्लाई करके सेलेक्ट होकर वो वॉट करेगी, ठीक है। फिर है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। अब क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो बहुत सारे लेबर को अपने अंडर रखते हैं, ठीक है। अब आप इंडिविजुअली लेबर्स को तो पकड़ नहीं सकते कि भैया हमारे यहाँ पे काम करने आ जाओ, आप ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स को पकड़ते हैं कि भैया तुम्हारे अंदर जितनी भी लेबर है ना, 10, 12, 15 जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे लेके आ जाना। तो ये काइंड ऑफ एक इंसान होता है जो कि आपको कनेक्ट करता है लेबर से, और आप कौन है, जहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है आप वो इंसान है, ठीक है।
फिर है एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी, कई बार एड्स टीवी पे भी चलती हैं, तो वो देख के बहुत सारे लोग जो भी टीवी देखते हैं वो देख के आ जाते हैं आपके यहाँ पे। फिर है वेब पब्लिशिंग, ये लेटेस्ट है, ये इसमें क्या होता है कि वेबसाइट पे या फिर ऑनलाइन इंटरनेट पे कहीं पे भी वैकेंसी पोस्ट हो जाती है कि भैया देखो ऐसी ऐसी वैकेंसी है हमारे यहाँ पे, अगर किसी को अप्लाई करना है तो कर लो। आजकल यही सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है। मैंने बताया ना पहले न्यूज़पेपर वाली सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चलती थी, आजकल दिस इज़ इन ट्रेंड, लाइक everybody is approaching companies on the basis of some internet information. So web publishing एक तरीका है। मैग्नेट ब्रेन्स खुद भी वेब पब्लिशिंग करती है बाय द वे। अब इंटरनल सोर्सेज के अगर हम मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में बात करें तो ये बोलते हैं मेरिट्स में प्रमोशन ऑफ वन विल लीड टू अ चेन ऑफ प्रमोशन विच ऑलवेज इंस्पायर अदर एम्प्लॉयज़। भाई देखो, अगर मान लो मैंने MB ज्वाइन किया, मुझे प्रमोशन मिला, लोगों ने देखा, अरे यार मैडम को तो प्रमोशन मिला है, अब मेरे साथ जो बाकी टीचर्स काम कर रहे होंगे वो भी तो थोड़ा सा वो होंगे ना कि यार मैडम को तो प्रमोशन मिला है, अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें भी प्रमोशन मिलेगा। तो सब लोगों का थोड़ा सा मोरल बूस्ट होगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा, थोड़े से वो डेडिकेटेड होकर काम करना कोशिश करेंगे। फिलिंग जॉब्स इंटरनली इज चीपर देन हायरिंग। इंटरनल सोर्सेज में आपको कहीं पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, नो वेब पब्लिशिंग, नो एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर या टीवी में, हर जगह भैया कुछ ना कुछ तो पैसा आपको देना पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हो या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट हो या फिर कैंपस सिलेक्शन हो, हर जगह कुछ ना कुछ स्पेंडिंग होती ही होती है। लेकिन इंटरनल सोर्सेज में क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही रिक्रूटमेंट करो तो कोई भी आपकी एज सच पैसे नहीं लगते हैं। Candidates are already known to the organization and evaluation of candidates can be done accurately and easily। क्योंकि organization के already existing employees को ही आप मौका दे रहे हैं तो इनको तो आप पहले से ही जानते हो, तो मतलब दोबारा आपको इनको जानने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ये किस प्रकार का काम करते हैं, आपको पता है ये कहाँ कहाँ लैक करते हैं, तो आपको उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन पहले से ही होती है और वो सब सोचने समझने के बाद ही आप उस इंसान को मौका देते हैं काम करने का। डीमेरिट्स के बारे में बात करें तो देखिए, फ्रेश टैलेंट आने से बच जाता है, मतलब पहले से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो बासी इंसान है वही तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा, तो कहीं ना कहीं फ्रेश टैलेंट जो आ सकता था वो नहीं आ पाएगा। टाइम बाउंड प्रमोशन में मेक एम्प्लॉयज़ लेथार्जिक। अब कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी करते हैं कि हर 3 साल में हम तुम्हें प्रमोशन देंगे, हर 3 साल में हम तुम्हें प्रमोशन देंगे। अब इससे क्या होगा, इंसान अच्छा काम करे ना करे उसे प्रमोशन तो मिल ही जाता है। जब आपको कोई चीज़ बिना काम किए मिल जाती है, ईज के साथ मिल जाती है, तो आप उसको वैल्यू नहीं करते हैं, राइट। तो आप क्या होंगे, आप लेथार्जिक हो जाएंगे, आप बोलेंगे यार प्रमोशन तो मिल ही जाना है ना, 3 साल बाद जैसा मर्जी काम करें, तो फिर आप थोड़ा सा काम करना छोड़ देंगे, थोड़ा लेजी हो जाएंगे। न्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज नीड टू गो बियॉन्ड। ओके, आपको नई ऑर्गेनाइजेशन है भैया, नई ऑर्गेनाइजेशन के पास तो ऑप्शन ही नहीं है वाला, इंटरनल सोर्सेज से तो वही लोग रिक्रूट कर पाएंगे ना जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होंगे। जो नई ऑर्गेनाइजेशन आई है उसका तो कोई स्टाफ था ही नहीं, उसको तो स्क्रैच से स्टार्ट करना है, तो ये ऑप्शन उसके लिए वैलिड ही नहीं है। यहाँ बात करें और मेरिट्स और डीमेरिट्स की, तो मेरिट्स में ये बोलते हैं इंटरनल ट्रांसफर्स हेल्प प्रिपेयर अ पर्सन फॉर हायर पोजीशन, एम्प्लॉयज आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द वर्किंग पैटर्न। क्योंकि एम्प्लॉयज़ पहले से उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते तो उन्हें इंडक्शन की आज से ज़रूरत नहीं पड़ती, ओरिएंटेशन की आज से ज़रूरत नहीं पड़ती। शिफ्टिंग वर्कफोर्स फ्रॉम सरप्लस ओके, बेसिकली ट्रांसफर्स में क्या होता है, जिस डिपार्टमेंट में ज़्यादा लोग होते हैं, रिक्वायरमेंट वहाँ पे कम लोगों की होती है, वहाँ से लोगों को निकाल के उस डिपार्टमेंट में डाल दिया जाता है जहाँ पे लोग कम हैं। तो इससे क्या होगा, आपको किसी को ऑफिस से निकालना नहीं पड़ेगा। मान लीजिए एक डिपार्टमेंट में 7 लोग काम कर रहे थे, 5 की रिक्वायरमेंट थी। नॉर्मली क्या होता अगर हमें ट्रांसफ़र नहीं करना होता कि हमें 2 को निकालना पड़ता कि भैया तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, और वो कंपनी की गुडविल ख़राब करता है। कभी भी किसी एम्प्लॉय को अगर आप ले ऑफ करते हैं तो आपकी कंपनी की गुडविल ख़राब होती है कि भैया ये तो लोगों को कभी भी निकाल देते हैं, सोशल सिक्योरिटी ही नहीं है, मतलब जॉब सिक्योरिटी नहीं है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा होगा बहुत सारी ऑनलाइन वेब्स वो हैं स्टार्टअप्स वगैरह थे, एडटेक्स थे, जिन्होंने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया है। तो अब वो क्या नेगेटिव एक इमेज छोड़ के जाते हैं ना कि भैया देखो ज़रूरत पड़ने पे इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने हमें हायर किया था और आज ज़रूरत ख़त्म हो गई है तो हमें निकाल रहे हैं जॉब से। चाहे रीज़न कुछ भी रहा हो लेकिन निकाल तो रहे हैं। निकालना हमेशा कहीं ना कहीं एक बैड उसके साथ जाता है। इसलिए 2 इंसान को ले ऑफ करने के बजाय आपने उसको यहाँ से उठाया और दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दिया जहाँ पर ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट थी लेकिन कम लोग काम कर रहे थे। तो इससे काइंड ऑफ आपकी गुडविल भी मेंटेन रहती है। डिमेरिट्स में ही बोलते हैं सिंस एवरीवन इज ऑलरेडी वेल फेमिलियर विद द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ देयर अदर्स देयर इज लेस स्कोप फॉर कंपटीशन। क्योंकि सबको पहले से ही एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता है तो कंपटीशन भी नहीं होता। कंपटीशन नहीं होता तो इतना ज़्यादा मतलब लोग आगे एक दूसरे से, मतलब कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन तो हर ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। क्योंकि जब हेल्दी कंपटीशन नहीं होता ना तो लोग थोड़े से लेड बैक एटीट्यूड से काम करते हैं कि यार क्या करना है, मतलब अपन ही तो हैं, छोड़ो ना, ये वैसे हो जाते हैं थोड़े से, विच इज़ नॉट गुड।
टू मैनी ट्रांसफर रिड्यूस प्रोडक्टिविटी ड्यू टू चेंज। अब मान लीजिए किसी इंसान का ट्रांसफर हुआ पहले महीने किसी एक पर्टिकुलर उसमें, अब आपने उसको अगले महीने किसी और दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दिया, फिर अगले महीने किसी और डिपार्टमेंट में डाल दिया, उसको लगेगा यार मैं किसी भी डिपार्टमेंट का काम अच्छे से सीख ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे पहले ही ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ऐसे में उसकी प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो जाएगी। वो सीख ही रहा होगा, इतने में तुम ट्रांसफर कर दोगे, फिर वो सीखा हुआ वो निकालेगा कब, मतलब प्रूव कब करेगा अपने आप को, वो चीज़ हो जाती है। तो प्रोडक्टिविटी ऐसे डिक्लाइन भी हो जाती है अगर टू मच ट्रांसफर्स होते हैं तो। अब बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्स के मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में। फर्स्ट ये बोलते हैं हेल्प्स इन फाइंडिंग क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड पर्सनल। भैया देखो, इंटरनल में तो जो भी होता है आपको उससे काम चलाना पड़ता है, लेकिन एक्सटर्नल में तो आप ऑब्वियसली चूज करेंगे ना जो बेस्ट वन होगा। वाइडर चॉइस फॉर सिलेक्शन, बहुत सारी चॉइस मिल जाती है आपको। इंटरनल में तो 10 लोग काम करें, उन्हीं में से एक को उठाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आप 100 लोगों को भी एंटरटेन कर सकते हो एक साथ। ब्रिंग फ्रेश टैलेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो बासी टैलेंट था उसकी जगह आप फ्रेश टैलेंट बाहर से पकड़ के ला रहे हो। डिससेटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टाफ होगा उसको लगेगा यार हम थे तो सही, हमें भी तो रख सकते थे इस जॉब पे, नया लाने की क्या आवश्यकता थी, तो वो चीज़ हो जाती है। कॉस्टली प्रोसेस पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है एक्सटर्नल सोर्स पे। लेंदी प्रोसेस रहता है, बहुत टाइम टेकिंग लगता है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं, उसके बाद जाके आप कहीं किसी को क्या कर पाते हैं, हायर कर पाते हैं। सो ये था हमारा रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में बस 2 चीज़ें याद रखने लायक हैं, इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज में प्रमोशन और ट्रांसफ़र आते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज में बहुत सारी चीज़ें आते हैं। बस ये सारा अगर आप याद रख लेंगे तो रिक्रूटमेंट पूरा कंप्लीट है। और उसके बाद आ जाता है हमारा थर्ड स्टेप, जो कि है सिलेक्शन। स्टाफिंग प्रोसेस का थर्ड स्टेप सिलेक्शन, और सिलेक्शन में भी अपनी एक पर्टिकुलर प्रोसेस बनी हुई है जो कि आपको पढ़ना अगेन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। देख लेते हैं क्या बोलती है। अब देखो, सिलेक्शन की प्रोसेस थोड़ी सी लंबी है। ये बोलते हैं सिलेक्शन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग एंड सेलेक्टिंग अ सूटेबल कैंडिडेट फ्रॉम अ पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। अब रिक्रूटमेंट के चलते हुए बहुत सारे लोग तुम्हारे दर पे आके खड़े हो गए हैं, तो उनमें से तुम हर किसी को थोड़ी ना अंदर इन्वाइट करोगे, सिर्फ उस पर्सन को इन्वाइट करोगे जो तुम्हें बेस्ट लग रहा होगा, राइट। जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था, स्वयंवर होता था, तो बहुत सारे वर आते थे, बट उसमें से सिलेक्ट कौन होता था, जो बेस्ट होता था उसी से शादी होती थी, राइट। तो सिलेक्शन बिल्कुल वैसे ही मान लो, स्वयंवर हो रहा है यहाँ पे बोलते हैं प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद सिलेक्शन टेस्ट रखे जाएंगे, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा 1 to 1, उसके बाद बैकग्राउंड चेक होगा, मतलब देखा जाएगा कहाँ से आया है, क्या रिस्पॉन्स था इसके पुराने ऑर्गेनाइजेशन में इसको लेके। उसके बाद सिलेक्शन डिसीजन लिया जाएगा कि हाँ वाकई में हम इस इंसान को रखने वाले हैं। फिर उसके मेडिकल एग्जामिनेशन होगा ये देखने के लिए कि भैया क्या ये इंसान मेडिकली फिट भी है कि नहीं है। फिर जॉब ऑफर दिया जाएगा उसको कि हाँ भैया हम सेटिस्फाइड हैं तुम्हारी हर एक चीज़ से, नाउ यू कैन जॉइन दिस पर्टिकुलर कंपनी विद दिस सैलरी और ये सब। और उसके साथ फिर लेटली आप एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेंगे, मतलब जो दोनों जने उस पर्टिकुलर चीज़ पे साइन करेंगे। जॉब ऑफर को सामने वाले को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में ये बोलते हैं हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग कैंडिडेट्स हु डू नॉट फुलफिल द बेसिक क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। अब देखिए, ऐसा होता है कि बहुत बार आप सामने वाले को बुला तो लेते हैं, बट कई बार बिल्कुल मिसफिट लोग आ जाते हैं, मतलब बिल्कुल आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि ये कहाँ से आ गया, इसका दूर दूर तक इस पर्टिकुलर जॉब वैकेंसी से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे सिनेरियो में आप पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में उनको ही आउट करते हो जो बिल्कुल मिसफिट होते हैं, जिनका कोई स्कोप ही नहीं है आगे बढ़ने का, ठीक है। फिर सिलेक्शन टेस्ट होता है, एक रिटन टेस्ट कंडक्ट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, ताकि वो चेक कर सके इंसान की नॉलेज लेवल को, वो कितना कहाँ पे स्टैंड करता है, कितना लायक है कितना लायक नहीं है टाइप्स। और सिलेक्शन टेस्ट में बहुत अलग अलग टाइप्स के टेस्ट होते हैं। सारे टेस्ट आपको पढ़ के जाने हैं क्योंकि एमसीक्यू में किसी से भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं इसको पढ़ाने के लिए हमेशा एक एक कीवर्ड आपको याद दिलाती हूँ कि भैया इस कीवर्ड के भरोसे तुम इसको पढ़ सकते हो। फर्स्ट है इंटेलिजेंस टेस्ट, फिर है एप्टीट्यूड टेस्ट, फिर है पर्सनैलिटी टेस्ट, फिर है ट्रेड टेस्ट, फिर है इंटरेस्ट टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट में आपका इंटेलिजेंस क्वेश्चन चेक किया जाता है, हाउ इंटेलिजेंट यू आर, ये चेक किया जाता है। एप्टीट्यूड टेस्ट में आपकी पोटेंशियल कितनी है नई स्किल्स सीखने की, ये टेस्ट किया जाता है। पर्सनालिटी टेस्ट में आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को देखा जाता है। ट्रेड टेस्ट में आपकी एग्जिस्टिंग स्किल्स कितनी हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एप्टीट्यूड टेस्ट में आप नई स्किल्स सीखने की कितने क्षमता रखते हैं, वो पर्टिकुलर चीज़ टेस्ट की जाती है। वेरएज़ ट्रेड टेस्ट में आपको ऑलरेडी कितनी स्किल्स आती हैं वो पता किया जाता है।
इंटरेस्ट टेस्ट में आपके इंटरेस्ट लाइन एक्सप्लोर किए जाते हैं ताकि आपको उसी नेचर का काम दिया जा सके, ठीक है। तो इंटेलिजेंस टेस्ट में हाउ इंटेलिजेंट यू आर, एप्टीट्यूड टेस्ट में हाउ मच पोटेंशियल डू यू हैव फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स, वो पता किया जाता है। पर्सनैलिटी टेस्ट में ओवरऑल पर्सनैलिटी, ट्रेड टेस्ट में ये देखा जाता है कि आपको ऑलरेडी कितनी स्किल्स आती हैं, और इंटरेस्ट टेस्ट में आपके इंटरेस्ट क्या क्या हैं वो एक्सप्लोर किए जाते हैं। सो सिलेक्शन टेस्ट में इतने टेस्ट होते हैं, आपको सारे पढ़ के जाने हैं। पर्सनल इंटरव्यू में फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, जो चीज़ें कहीं ना कहीं टेस्ट में रिमेनिंग हो जाती हैं, जो वहाँ पे समझ में नहीं आती, वो पर्सनल इंटरव्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने से समझ में आ जाती हैं। इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल पता चल जाता है, इंसान का बोलने का तरीका कैसा है वो पता चल जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी टेस्ट हो जाती हैं। फिर बैकग्राउंड चेक किया जाता है, फिर ये देखा जाता है कि वो पहले किसी और ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ था क्या, अगर जुड़ा हुआ था तो उस ऑर्गेनाइजेशन का रिस्पॉन्स क्या है उस पर्टिकुलर इंसान को लेके। एंड अगर मान लीजिए वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़ा हुआ था, ग्रेजुएट है, नया नया यूनिवर्सिटी से पास आउट होके आया है, तो ऐसे इन सिनेरियो में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से पूछा जाता है कि इस बच्चे का रिकॉर्ड कैसा है, क्या ये अच्छी क्षमता रखता है कि नहीं रखता है, वो सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। फिर होता है सिलेक्शन डिसीजन, मतलब सारी चीज़ें आपने देख ली तो आपको पता लगता है कि भैया हाँ ये इंसान सही है इस पर्टिकुलर जॉब के लिए, इसे रखा जा सकता है, तो आपने सेलेक्ट कर लिया अब उस इंसान को। फिर होता है मेडिकल एग्जामिनेशन, मतलब यहाँ पे आप उस इंसान का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं, किसी लैब में उसको भेजते हैं, उसका पूरा टेस्ट वेस्ट होता है, बेसिक जो भी टेस्ट होते हैं, और देखा जाता है कि मेडिकली फिट है कि नहीं है। फिर जॉब ऑफर दिया जाता है कि हाँ हमें तुम पसंद आए हो, तुम हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को क्या ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो। फिर उसके बाद उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है वंस ही एक्सेप्ट्स द जॉब ऑफर और शी एक्सेप्ट्स द जॉब ऑफर, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा आपका सिलेक्शन प्रोसेस चलता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं, एंड एट द सेम टाइम सिलेक्शन को नेगेटिव और रिक्रूटमेंट को पॉजिटिव भी बोला जाता है। तो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट। तो देखिए रिक्रूटमेंट में आप बेसिकली क्या करते हैं, आप बहुत सारे लोगों को मौका देते हैं कि हमारे यहाँ पे वैकेंसी है, आइए हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कीजिए। तो ये लोगों को अट्रैक्ट करने का, लोगों को कन्विंस करके लोगों को अपने तरफ लाने का एक तरीका होता है। वेयर एज सिलेक्शन में जो लोग आए हैं उनमें से एक सेलेक्ट करना और बाकी सबको बाय बाय करना यहाँ का प्रोसीजर होता है। सो ये नेगेटिव इसलिए कहलाया जाता है क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को निराश करके घर वापस भेज देते हैं, वेयर रिक्रूटमेंट में आप लोगों को एक काइंड ऑफ मौका देते हैं कि आप आगे आइए और इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कीजिए। तो इसलिए इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव बोला जाता है। सीक्वेंस ये होता है, ये सेकंड स्टेप पे आता है सिलेक्शन प्रोसेस के, ये इसके बाद आता है, मतलब थर्ड स्टेप होता है। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, इसके बाद कोई एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता क्योंकि लोगों को आप बुला रहे हो भाई, आपने उनमें से चूज़ नहीं किया, आप जब चूज़ कर लेंगे तब एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तो ये वाला पोर्शन बाद में आता है। देन है कैरेक्टरिस्टिक्स, अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स आर अट्रैक्टेड टू द जॉब, इसमें बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं टूवर्ड्स द जॉब, जबकि इसमें आप एक को सिलेक्ट करके बाकी सबको घर भेजने का काम करते हैं। अब आ जाता है दूसरा टॉपिक, मतलब नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रेनिंग। मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, उसके बाद वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑफिस के काम में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि वो नए स्किल्स नहीं सीख पाते या उनको टाइम नहीं मिलता, वो अपडेशन नहीं कर पाते हैं। बट ऑफिस वालों का ये फ़र्ज़ बनता है कि आपके यहाँ पे जितना भी स्टाफ है आप हमेशा उनको अपडेटेड रखें, ताकि ना सिर्फ वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में और बेटर तरीके से कंट्रीब्यूट कर सके, बल्कि उनकी पर्सनल ग्रोथ भी हो। तो ट्रेनिंग का मेन कारण ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक इंसान और एफिशिएंटली वर्क कर पाए एंड एट द सेम टाइम उसकी खुद की पर्सनल ग्रोथ भी हो। तो ड्यूअल मोटिव्स के साथ ट्रेनिंग दी जाती है लोगों को। ट्रेनिंग रेफर्स टू एनहेंसिंग द स्किल्स एंड एबिलिटीज नेसेसरी फॉर स्पेसिफिक जॉब। किसी भी इंसान की जॉब के रिलेटेड जो स्किल्स होती हैं, एबिलिटीज़ होती हैं, उनको इंक्रीज करने के लिए हम ट्रेनिंग करते हैं। एंड उसके अलावा इन अदर वर्ड्स इट अटेम्प्ट्स एट इम्प्रूविंग द एप्टीट्यूड एंड नॉलेज ऑफ एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिक जॉब। स्पेसिफिक जॉब के अकॉर्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसमें एनहेंस करना हो, मतलब उसको एनहेंस करना हो तो इंसान में, तो उसके लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है। अब बेनिफिट्स क्या होते हैं? बेनिफिट्स ना ड्यूअल बेनिफिट्स होते हैं, कुछ बेनिफिट्स होंगे एम्प्लॉय को और कुछ बेनिफिट्स होंगे एम्प्लॉयर को, तो हम दोनों के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। एम्प्लॉयज़ को कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं? बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़। भैया मैं कहीं पे गई, मुझे उन्होंने ट्रेनिंग दी, मुझे अच्छा बनाया और सक्षम बनाया उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए, तो मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है? करियर ग्रोथ ही तो हो रही है, मैं कहीं ना कहीं और बेटर तरीके से सीख पा रही हूँ, तो मेरे को और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं कल की डेट में, बिल्कुल मिल सकती हैं।
अर्न मोर, जब आप अच्छे से काम करना शुरू कर देते हो, आप प्रो बन जाते हो, तो आप फिर अपनी मुंह मांगी कीमत भी मांग सकते हो काम के बदले में। लेस एक्सीडेंट प्रोन, भैया मेरे को कोई काम करना नहीं आता, मैं वो काम करने बैठूंगी तो मेरे हाथ से हो सकता है एक्सीडेंट्स हो जाए या मेरे साथ एक्सीडेंट्स हो जाए, लेकिन अगर वो काम करने में मैं सक्षम हो जाती हूँ तो उसके बाद एक्सीडेंट का कोई खतरा ही नहीं रहता, क्योंकि आप प्रो हो चुके हो उस पर्टिकुलर काम में। सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर मैं किसी काम में नॉर्मल हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस भी नॉर्मल रहेगा, लेकिन मैं किसी काम में प्रो हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी सर चढ़ के बोलेगा। अब बात करते हैं बेनिफिट्स टू ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की मतलब ट्रेनिंग प्रोवाइड करने से ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा मिलेगा, वो क्यों इतना खर्चा कर रहा है एम्प्लॉयज पे। तो फर्स्ट है लेस वेस्टेज। इसमें ये बोलते हैं कि भैया देखो, अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने बंदों को ट्रेन कर देता है तो वो काम ढंग से करेंगे, काम ढंग से करेंगे तो वेस्टेज कम करेंगे, वेस्टेज कम करेंगे रिसोर्सेज की, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज एफिशिएंटली इस्तेमाल होंगे, कम इनपुट के साथ ज़्यादा आउटपुट डिराइव होगा, जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को मुनाफा मिलेगा। और सेकंड पॉइंट भी यही बोलता है कि वेस्टेज कम होने की वजह से कहीं ना कहीं मुनाफा भी बढ़ जाएगा। लेस कॉस्ट में अगर आप ज़्यादा आउटपुट डिराइव कर पाते हैं तो उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे आपकी इनपुट कॉस्ट कम आएगी और आप उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, जिससे आप ऑब्वियसली रेवेन्यू ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। मैनेजरल एफिशिएंसी, ऑब्वियसली हर एक चीज़ सिस्टमैटिक तरीके से चलेगी, अच्छे से चलेगी तो मैनेजमेंट भी खुश रहेगी, मैनेजमेंट भी एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाएगी, बिकॉज एवरीबडी इज ट्रेन्ड नाउ, कोई भी गलती करने का स्कोप ही खत्म हो जाएगा। रिड्यूस एब्सेंटिज्म, भैया लोग छुट्टी कम मारते हैं जब उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, उनको काम अच्छे से करना नहीं आता है तो वो छुट्टी मार के कहीं ना कहीं काम से बचने की कोशिश करते हैं, बट अब उनको काम करना अच्छा लगता है, वो प्रो हो चुके हैं उसमें, वो बेहतर तरीके से काम कर पा रहे हैं, तो वो छुट्टी भी कम लेंगे। फिर है अडेप्टिंग टू चेंजेस, जितने भी नए चेंजेस आते हैं उनके साथ आप अडेप्ट कर पाते हैं, क्योंकि आपके पास ट्रेनिंग है, मतलब आप ऑलरेडी ट्रेंड हो वो सब काम करने के लिए, तो थोड़ा बहुत आप कहीं ना कहीं सक्षम हो जाते हो और आप चेंजेस से डरते नहीं हो, आप चेंजेस को फेस करने के लिए तैयार रहते हो, और तैयार रहते हो तो अडेप्ट भी कर लेते हो। अब है यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और एजुकेशन, तीनों के बीच में डिफरेंसेस होने चाहिए थे। फिलहाल आप ट्रेनिंग और एजुकेशन के बीच में देख लीजिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आपको डेवलपमेंट के बीच में देखने जाएगा। मीनिंग क्या बोलता है यहाँ पे, बेसिस में 3 बेसिस लिखे हुए हैं। फर्स्ट है मीनिंग, स्कोप एंड फोकस। मीनिंग में ये बोलते हैं एनहेंसिंग स्किल्स एंड एबिलिटीज नेसेसरी फॉर अ स्पेसिफिक जॉब, मतलब एक कोई पर्टिकुलर जॉब होगी जिसमें आपको अपनी स्किल्स बढ़ाने की ज़रूरत है, तो उसमें आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। ये एक पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड होती है, एक पर्टिकुलर काम से रिलेटेड होती है। बट व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, इंक्रीजिंग ओवरऑल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, आपकी ओवरऑल नॉलेज पे काम की जाती है, कोई स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड वो नहीं होती। एजुकेशन में आपको ओवरऑल सब कुछ समझाया जाता है, ट्रेनिंग में आपकी स्किल्स एनहेंस की जाती है एक पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड। सो ये वर्ड आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि यही आपको डिफरेंशिएट करने में मदद करेगा। स्कोप, इसका नैरो स्कोप होता है क्योंकि एक पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड है, बट ये क्योंकि ओवरऑल चीज से रिलेटेड है तो इसका वाइडर स्कोप होता है। फोकस की बात करें, इट प्रोवाइडेड विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, इसको हम इसलिए करते हैं, ट्रेनिंग हम लोगों को इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को बहुत आसानी से अचीव कर सके, ठीक है। क्योंकि आपको एक स्पेसिफिक काम दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन में, उस स्पेसिफिक काम में आप और बेहतर करें तो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है, तो अब इससे अल्टीमेटली होगा क्या, वो काम आप बहुत अच्छे से करेंगे जिससे ऑर्गेनाइजेशन को मदद मिलेगी अपने गोल्स को अचीव करने में। यहाँ पे बात करते हैं तो ये बोलते हैं इंडिविजुअल गोल्स को अचीव करने में मदद करी जाती है। कैसे, आपकी ओवरऑल चीज पे फोकस किया जाता है, ठीक है, आपकी ओवरऑल नॉलेज पे फोकस किया जाता है, तो इससे ना सिर्फ आप एक स्पेसिफिक काम में निपुण होंगे बल्कि ओवरऑल आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, राइट। तो इससे आपकी पर्सनल ग्रोथ हो रही है, तो आपका इंडिविजुअल गोल है वो अचीव हो रहा है, क्योंकि पर्सनल ग्रोथ इंडिविजुअल गोल होता है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल नहीं होता, ठीक है। सो ये 3 डिफरेंसेस हैं ट्रेनिंग और एजुकेशन के बीच में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। मीनिंग, स्कोप, फोकस तीनों सेम है। अगेन यहाँ पे सेम चीज लिखी हुई है, स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड है, यहाँ पे ओवरऑल चीज से रिलेटेड है, ठीक है। मतलब डेवलपमेंट आपकी ओवरऑल की जाती है, सिर्फ नॉलेज नहीं प्रोवाइड करेंगे। एजुकेशन में जैसे सिर्फ नॉलेज पे फोकस किया जाता है, आपका जनरल नॉलेज बढ़ाया जाता है, आपका दिमाग और ज्यादा बढ़िया किया जाता है। डेवलपमेंट में आपके ऊपर पूरा वर्क किया जाता है, ये और बड़ी चीज है।
स्कोप की बात करें तो इसका नैरो स्कोप होगा, इसका वाइड स्कोप होगा ऑब्वियसली, क्योंकि बड़ी चीज़ है। फोकस की बात करें तो स्पेसिफिक जॉब पे फोकस होता है, इसका फोकस होता है आपके एंटायर करियर पर, मतलब ये आपके पूरे करियर के ऊपर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालती है। तो इसका मेन फोकस होता है आपका एंटायर करियर को आगे लेके जाना, बढ़ाना, ठीक है। सो ये हो गए तीन डिफरेंसेस दोनों के। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टू टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, वन इज ऑन द जॉब और दूसरा है ऑफ द जॉब। मतलब मेथड्स जो हैं ट्रेनिंग के वो दो तरीके के हो सकते हैं, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। अब इसका क्या मतलब है? ऑन द जॉब मतलब काम करते करते आपको ट्रेनिंग मिल रही है, आप उसी जगह पे हैं जहां पे आपको काम करना है, यहां पे आपको काम कर सीखते सीखते क्या हो रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है। ऑफ द जॉब में क्या होता है, ये आपकी काम की प्लेस है, इसको साइड कर दो, एक दूसरी प्लेस पे आपको बिठा के ट्रेनिंग दी जाती है। तो एक काम की प्लेस पे ही जहां पे आपका एक्चुअल वर्क होने वाला है, प्रैक्टिकली आप जहां पे काम करने वाले हो वहीं पे आपको सिखाया जा रहा है, और दूसरी ऐसी चीज है जिसमें आपको जहां काम होने वाला है उससे दूर कहीं ले जाके वहां सिखाया जा रहा है। सो इसमें आते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, कोचिंग, इंटर्नशिप, जॉब रोटेशन। वेयरएज यहाँ आते हैं क्लासरूम लेक्चर्स, कॉन्फ्रेंसेस, फिल्म्स, केस स्टडीज, कंप्यूटर मॉडलिंग, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। एक एक करके हम सबको देख लेते हैं। अप्रेंटिसशिप में जो मेन फोकस होता है वो बोलते हैं वर्कर्स आर मेड टू वर्क अंडर अ मास्टर वर्कर। यहाँ पे जो मेन चीज़ है जो आपको पहचानी होगी, मास्टर वर्कर। मान लीजिए केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, हमसे MCQ पूछ लिया जाता है कि बताइए यहाँ पे कौन से वाली ट्रेनिंग दी गई है। तो अगर उस पर्टिकुलर केस स्टडी में कोई एक ऐसा इंसान था जिसने पहले काम सिखाया था, उसके बाद वो नज़र रख रहा था आप पे जब आप वो काम कर रहे थे, तो वो होगी अप्रेंटिसशिप, क्योंकि यहाँ पे एक मास्टर वर्कर है जो पहले आपको सिखाएगा, करके दिखाएगा काम, और उसके बाद तुम जब काम कर रहे होगे तो तुम्हारे ऊपर नज़र रखेगा। सो मास्टर वर्कर होता है जो पहले आपको रिक्वायर्ड स्किल सिखाता है, उसके बाद आपके ऊपर कहीं ना कहीं नज़र रख के सुपरविजन का काम करता है। सेकेंड है कोचिंग। यहाँ पे क्या होता है, ये बोलते हैं ट्रेनीज आर मेड टू वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ अ कोच। एक कोच हायर किया जाता है और ट्रेनीज को उसके अंडर काम करने के लिए बोला जाता है, उसके अंदर पूरी गाइडेंस मिलती है और उसके बाद आप काम करते हैं। बोथ वर्क टूवर्ड्स अचीविंग द कॉमन गोल आर सेट ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। दोनों सेम गोल के लिए काम कर रहे होते हैं। टिपिकली द एम ऑफ कोचिंग इज टू ट्रेन एम्प्लॉयज टूवर्ड्स रीचिंग अ हायर पोजिशन एट वर्क। ये इसलिए किया जाता है ताकि आप काम में और ऊपर पहुंचे और बड़ी पोस्ट पे पहुंचे। इंटर्नशिप में बेसिकली बिजनेस कॉर्पोरेशंस सेलेक्ट सम स्टूडेंट्स फ्रॉम द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू वर्क विद देम एज एन इंटर्न्स फॉर द सर्टेन पीरियड। यहाँ पे आप याद रखना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और बिजनेस फर्म्स दोनों का कनेक्शन होगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से कुछ लोग उठाए जाएंगे, कुछ बच्चे उठाए जाएंगे, किनके द्वारा, बिजनेस हाउसेस के द्वारा, और वो उन्हें कॉर्पोरेट हाउसेस में ट्रेन करेंगे अच्छे से बैठ के। तो जो मतलब जो थियोरेटिकली बच्चों ने यहाँ पे सीखा होगा उनका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे आपको जो वर्ड याद रखने हैं वो ये रखने हैं, बिजनेस कॉर्पोरेट्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के दोनों के कॉम्बिनेशन से जो चीज़ हो रही है उसको इंटर्नशिप बोलते हैं। फिर है जॉब रोटेशन। मतलब पहले वो इस पर्टिकुलर पोस्ट पे काम कर रहा था, मतलब ट्रेनिंग मिल रही थी, अब उसको दूसरी जॉब पे, दूसरे काम पे बिठा दिया, फिर उसको दूसरे काम पे बिठा दिया। तो इससे क्या होगा, वो यहाँ की भी चीज़ें सीख लेगा, यहाँ की भी चीज़ें सीख लेगा, यहाँ की भी चीज़ें सीख लेगा। बट आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली उसे रोटेट ना करते रहो, मतलब आहिस्ता 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 भेजो ताकि वो हर जगह चीज़ सीख भी ले और अच्छे से भी सीख ले, और उसको यूँ भी ना लगे कि वो बस उसको तो उठा उठा के इधर उधर किया जा रहा है, वैसा भी नहीं फील आना चाहिए। So our trainee is shifted from one department to another or from one job to another, done in order to provide the trainee an overview and understanding of all the department. इससे क्या होता है, उसको सारे डिपार्टमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है, क्योंकि भैया उसने हर डिपार्टमेंट में काम कर लिया। लाइक हम अगर MB की बात करें तो देयर आर फ्यू पीपल जो पहले स्लाइड टीम में थे, तो उन्होंने पहले स्लाइड टीम का काम किया, उसके बाद उन्हें SEO टीम में कर दिया तो उन्होंने SEO टीम का काम किया, उसके बाद उन्हें टीचर बना दिया तो उन्होंने टीचिंग वाले उसमें काम कर लिया। तो अब कायदे से देखा जाए तो उन्हें हर फील्ड के बारे में पता है, तो वो चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझते होंगे इन कंपैरिजन टू दोज पीपल जो सिर्फ एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं जब से ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं, मेरे जैसे लोग जो टीचर के रूप में आए थे। ठीक है, सो बेसिकली 4 चीज़ें जो याद रखनी है अप्रेंटिसशिप में, याद रखना मास्टर वर्कर होगा, कोचिंग में याद रखना एक कोच होगा जिसकी गाइडेंस के अंदर पूरा काम होगा, इंटर्नशिप में याद रखना बिजनेस कॉर्पोरेशंस होंगे और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ उनका टाई अप होगा, और जॉब रोटेशन में इधर से उधर डिपार्टमेंट में डालते रहेंगे किसी भी इंसान को। ये थे ऑन द जॉब, मतलब जॉब पे काम करते करते यू आर गेटिंग द ट्रेनिंग ऑल्सो।
अब है ऑफ द जॉब मेथड्स। ऑफ द जॉब में फर्स्ट है क्लासरूम लेक्चर्स या फिर कॉन्फ्रेंसेस। इसमें आपको एक क्लासरूम में बिठाया जाता है, यूज टू कन्वे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, रूल्स, प्रोसीजर्स और मेथड्स। ऑडियो विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन और प्रेजेंटेशंस आर यूज टू एड्रेस द ट्रेनीज इन द क्लासरूम। क्लासरूम में उन्हें ऑडियो विजुअल तरीके से मतलब दिखा के, सुना के, प्रेजेंटेशन दे के ऐसे चीज़ें सिखाई जाती है जैसे नॉर्मल क्लासरूम्स में होती हैं वैसे। फिल्म्स में शॉर्ट फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज आर शोन टू द ट्रेनीज टू प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन और टू डेमोन्स्ट्रेट द स्किल्स विच आर डिफिकल्ट टू कन्वे थ्रू क्लासरूम लेक्चर्स। ऐसी चीज़ें जो कि ऊपर वाले में फिट नहीं हो पाती हैं उनको हम यहाँ फिट करने की कोशिश करते हैं। शॉर्ट फिल्म्स दिखाते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज दिखाते हैं, कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। Then a case study taken from actual experience of an organization। ऑर्गेनाइजेशन के एक्चुअल एक्सपीरियंसेस से प्रॉब्लम्स उठाई जाती हैं, बच्चों को बताया जाता है कि भैया देखो ये प्रॉब्लम्स है, बताओ तुम कैसे सॉर्ट करोगे इन्हें। तो बिल्कुल वो केस स्टडी वाला वो आता है, जैसे तुम बिजनेस स्टडीज़ में करते नहीं हो, तुम्हें केस स्टडी दे दी जाती है और तुम्हें बोला जाता है कि बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताओ ऐसी सिचुएशन में इंसान फंसा है तो क्या करेगा, ऐसे उसमें वो क्या करेगा। तो तुम्हें क्या करना होता है, तुम्हें उसके माइंडसेट के अकॉर्डिंग सोचना होता है, तुम्हें ऐसे इमेजिन करना होता है तुम उसकी जगह पे बैठे हो और तुम्हें एक्चुअली आंसर करना है, राइट। बिल्कुल वैसे ही फील कराया जाता है यहाँ पे। कंप्यूटर मॉडलिंग, रियल लाइफ सिचुएशंस आर इमिटेटेड थ्रू कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कंप्यूटर प्रोग्राम्स के थ्रू अपन रियल लाइफ सिचुएशंस को इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। हेल्प्स ट्रेनिंग लर्न वेरियस सिचुएशन इन अ रिस्क फ्री एनवायरनमेंट एट मिनिमम कॉस्ट। कम कॉस्ट में मिनिमम रिस्क फ्री एनवायरनमेंट में कैसे ट्रेनीज को हम अच्छे से सिखा सकते हैं वो हम यहाँ से सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रियल लाइफ सिचुएशंस को कंप्यूटर्स पे मॉडल्स बनाती है, कंप्यूटर मॉडल्स के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है आपको। तो यहाँ पे आपका नुकसान नहीं होगा एज सच, आप वो रिस्क फील कर पाएंगे लेकिन एक्चुअली वो रिस्क होगा नहीं, क्योंकि भैया सारी चीज़ें इमिटेट की हुई हैं, एक्चुअल रियलिटी में नहीं है। तो मिनिमम कॉस्ट के साथ आप ये चीज़ वो कर पाएंगे। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में क्या होता है, एक डेमो बना दिया जाता है, जैसे कोई मशीन है तो उसका एक डेमो मशीन बना दिया गया है, वो रख देंगे क्लासरूम में, आपको बोलेंगे देखो इस तार को निकालते तो ऐसा होता है, इस तार को निकालते तो ऐसा होता है, बिल्कुल मतलब सेम वे में दिख रही होती है जैसे वो एक्चुअल मशीन होती है। तो आप इस पर सीख के जाएंगे, ये डमी था, अब आप क्योंकि इस पे अच्छे से सीख गए तब आपको वहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा, तो आप उस मशीन के साथ कोई भी छेड़ाखानी नहीं करेंगे क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है किस चीज़ को कहाँ से टच करने पे क्या इफेक्ट आ सकता है। तो एक प्रॉपर डमी मशीन बना दी जाती है, डमी चीज़ें तैयार कर दी जाती हैं, ठीक है। सो क्लासरूम लेक्चर्स में नॉर्मल क्लासरूम्स होते हैं, ऑडियो विजुअल और प्रेजेंटेशंस के थ्रू काम कराया जाता है। फिल्म्स में जो चीज़ें क्लासरूम वाले में पॉसिबल नहीं हो पाती वो यहाँ पे होती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज दिखा देते हैं, शॉर्ट फिल्म्स दिखा देते हैं। केस स्टडी में आपको बिल्कुल ऐसी सिचुएशन दे देते हैं कि तुम्हारी लाइफ में ये सिचुएशन आई है, बताओ तुम क्या करोगे। कंप्यूटर मॉडलिंग में कंप्यूटर मॉडल पर रियल लाइफ सिचुएशंस को वो कर दिया जाता है और आपको मौका दिया जाता है कि कैसे आप उसे मतलब उस सेम मेंटल लेवल के साथ कैसे आप उसे वो करेंगे, जबकि इसमें कॉस्ट कुछ नहीं आती और रिस्क फ्री भी होता है क्योंकि ये क्रिएट किया गया, इमिटेट किया गया, एक्चुअल रियलिटी में नहीं है। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में डमी बना दिया जाता है, डमी पे आपको सिखाया जाता है और उसके बाद एक्चुअल वाली मशीन पे लेके जाया जाता है। फिर है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, ये बोलते हैं इन्फॉर्मेशन इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर मीनिंगफुल यूनिट्स एंड अरेंज्ड इन अ सीक्वेंस। जहाँ पे प्रोग्राम वर्ड आ गया वहाँ पे सीक्वेंस, चीज़ों को काटना, ये तो आएगा ही आएगा। जैसे हम प्लान्स पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ प्लान्स में हमने प्रोग्राम पढ़ा था, उसमें भी तो यही होता था। तो सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है। ट्रेनिंग कैन आंसर क्वेश्चन वन बाय वन। इट हेल्प्स द ट्रेनिंग टू एक्वायर स्पेसिफिक स्किल्स और जनरल नॉलेज। इससे जनरल नॉलेज और स्पेसिफिक स्किल्स आराम से सिखाई जा सकती हैं। एंड दैट्स इट। चलिए हमारा ये चैप्टर स्टाफिंग भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। कोई भी डाउट है तो किसी भी टॉपिक में है तो वो टॉपिक्स के डिटेल्ड वीडियोस बने हुए हैं 12th क्लास में, वो आप जाके देख सकते हैं। ये CUET के रिस्पेक्ट में था तो बहुत ही क्रिस्प में मैंने बनाने की कोशिश की ताकि एक लास्ट मिनट रिविजन हो जाए आपकी। इसी के साथ अगर आपको डाउट्स हैं तो कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगर लिंक्स चाहिए प्लेलिस्ट की तो आप वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम आप magnetbrains.com सर्च करके गूगल पे वेब पेज के थ्रू भी CUET के सिलेबस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में जाना है, CUET सिलेबस दिखेगा, यहाँ पे बिजनेस स्टडीज लिखा होगा, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे सारे चैप्टर्स आपको दिख जाएंगे। चैप्टर्स जैसे ही दिखेंगे आप वीडियो खोल के देखेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी और वो देख के आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और चैप्टर्स की रिवीजन भी कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी हम लोग आपके लिए मॉक टेस्ट की सीरीज़ भी लाने वाले हैं जिसमें हम हर चैप्टर के और ओवरऑल CUET के रिस्पेक्ट में बहुत सारे मॉक्स आपके लिए लेके आएंगे, तो उसका इंतज़ार करिए। उसके लिए भी आपको सेम लिंक फॉलो करना है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। सो दैट्स इट। मैग्नेट ब्रेन से जुड़े रहिए जैसे आज तक जुड़े रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।